इसके पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसका छोटा सा समरी हम लोग देख लेते हैं। आरोही और आदित्य की शादी एक ऐसे रिश्ते में बदल चुकी थी जहां दोनों के बीच दूरी और गलतफहमियां थीं। आरोही फिल्म की शूटिंग के लिए शिमला पहुंची, जहां वेदांत उसका को स्टार बना और उनकी नज़दीकियों की तस्वीरें वायरल होने लगी। अव्यांश के इन्वेस्टर होने का सच भी सामने आया। तभी शूटिंग के दौरान आदित्य अचानक शिमला पहुंच गया और आरोही को वेदांत के साथ देखकर उसके भीतर छिपी बेचैनी सामने आने लगी। रात में वह चुपके से आरोही के कमरे में पहुंचा, जहां दोनों के बीच बड़ा टकराव हुआ। अब कहानी में आगे आदित्य का चेहरा देखने वाला था, क्योंकि आरोही ने जिस तरह से उसे नकारा था वो उसके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। उसने अपनी आईब्रो ऊपर चढ़ाई और एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, क्या कहा तुमने? ये दूसरी बार था जब उसने उससे सवाल पूछा था। आरोही चुप रही और उसका बिल्कुल भी आदित्य को जवाब देने का मन नहीं था। आदित्य झुका और उसका चेहरा अपनी तरफ किया। अब वे दोनों बहुत करीब थे और एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आदित्य ने फिर से पूछा, ये लास्ट वार्निंग है। अगर तुम नहीं चाहती कि इससे भी बुरा कुछ हो जिसकी वजह से तुम बाद में पछताओ, तो मुझे एक्सप्लेन करो कि तुमने अभी थोड़ी देर पहले जो कहा उसका क्या मतलब था। आरोही ने बोलने से पहले अपनी आंखें जोर से बंद की और अचानक से उसके अंदर आदित्य से बात करने की हिम्मत आई। उसने अपनी आंखें दोबारा खोली तो उसकी आंखों में एक आंसू था। उसने आदित्य की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने कहा मैं तैयार नहीं हूँ। आदित्य के चेहरे पर एक राक्षसी मुस्कान तैर गई। उसने कहा, सच में तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई कि तुम मुझे मना करो? तुम नहीं जानती कि तुमने ही मुझसे शादी करने की जिद की थी। तुम ही थी जो मुझसे शादी करने के लिए मरी जा रही थी और अब तुम मुझे मना कर रही हो। आरोही ने देखा कि वो इंसान गुस्से से पागल होने वाला है। वो जानती थी कि इसके बाद क्या होगा। वो बेकाबू हो जाएगा और उसे बहुत दर्द देगा। इसीलिए लेकिन फिर भी उसने अपने अंदर के जज्बातों को बाहर निकालते हुए कहा, मुझे पता है आप इस शादी से खुश नहीं हैं और मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है आपसे शादी करके। मैंने सोचा था कि अगर हमारी शादी हो जाएगी तो शायद शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम दोनों का कोई भी फ्यूचर है। इसीलिए बेहतर होगा कि हम दोनों का तलाक हो जाए। मैं आपको तलाक देने के लिए तैयार हूँ। उसने एक सांस में ये सारी बातें कह दी थी। वो जानती थी कि जब वो ये बातें कह रही थी तो उसके दिल पर क्या बीत रही थी। उसने पूरे दिल को निचोड़ दिया था। उसे लगता था कि आदित्य उसके साथ ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो उससे नफरत करता है और अगर वे दोनों अलग हो जाएंगे तो ये अच्छा होगा, उसके लिए भी और आदित्य के लिए भी। उसने अपनी बात कहकर अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। आदित्य अभी तक उसके ऊपर ही था। जब उसने उसकी बातें सुनी तो वो हैरान रह गया। उसे नहीं पता था कि इस मोमेंट पर आरोही उससे ये सब कहेगी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आरोही का चेहरा अपनी ओर किया। उसने उसे अपनी आंखों में देखने पर मजबूर किया और एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, क्या तुम ये इसीलिए कह रही हो क्योंकि अब तुम्हें कोई और मिल गया है? क्या ये वही है जिसने तुम्हारे लिए वो खाना भिजवाया? आरोही ने हैरानी से उसे देखा। नहीं, जब उसकी बात सुनी तो वो हैरान रह गई। उसने आगे कहा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कभी उसे उस नज़र से नहीं देखा। आदित्य की होठों के कोने मुड़ गए। उसने कहा, सच में? लेकिन मुझे तो नहीं लगता। नहीं तो तुम अचानक से डिवोर्स की बात नहीं करती। तुम जो मुझसे शादी करने के लिए इतनी बेताब थी, अब तुम शादी के 3 महीने के अंदर ही डिवोर्स मांगने की कोशिश कर रही हो, तो मैं क्या समझूं? आरूही अब थक चुकी थी। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया और कहा,
मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था और ना ही मैंने इसके बारे में सोचा। मैं सिर्फ आपसे डिवोर्स इसीलिए लेना चाहती हूँ कि ताकि हम दोनों अपनी ज़िंदगी आसानी से जी सकें। आदित्य की मुट्ठी कस गई। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, तुम आई अपनी मर्जी से थी मेरी जिंदगी में और जाओगी मेरी मर्जी से। ये कहकर उसने पूरा जोर लगाकर उसका नाइट गाउन फाड़ दिया और वो नीचे झुका और उसने बेरहमी से उसे किस करने लगा। आरोही ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। वो पागल हो रहा था। आदित्य के दिमाग में आरोही के शब्द गूंज रहे थे। आरोही के साथ वो जिस तरह से बर्ताव कर रहा था वो नॉर्मल नहीं था। लेकिन अचानक से तभी वो बीच में रुक गया और बिस्तर के नीचे आ गया। उसने अपनी शर्ट उठाई और उसे पहनते हुए बिना कुछ बोले वहां से बाहर निकल गया। आरोही को नहीं पता था कि उसे क्या हुआ है। कुछ देर दरवाजे को घूरने के बाद उसने खुद को बिस्तर की चादर में लपेटा। वो जल्दी से खड़ी हुई और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। उसके बाद वो उसके सहारे ही बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो इतनी ज़्यादा रोई कि अंत में वो दरवाजे पर ही सिमट कर सो गई। सुबह उसकी नींद उसके फ़ोन के रिंगटोन से खुली। उसने देखा कि वो ज़मीन पर दरवाजे के पास ही लेटी हुई है। वो जल्दी से उठी और अपना फ़ोन देखा। उसने देखा कि उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। उसने समय देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो सूट पर जाने के लिए लेट हो गई थी। उसने धीमे से कहा, ज़रूरी है ये कॉल, मुझे सूट से ही आ रहा होगा। फ़ोन उठाते ही सामने से एक लड़के की आवाज़ आई, एंग्री बर्ड, तुम अब तक क्यों नहीं आई? सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें फिर से बुखार तो नहीं हो गया? आरोही ने मनी मन कहा, फिर से ये? वो जानती थी कि किसी आदित्य का गुस्सा भी वेदांत की वजह से ही था। उसने मनी मन कहा, अगर आदित्य वेदांत की वजह से मुझसे गुस्सा था तो क्या वो जलन महसूस कर रहा था? इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाती, फिर से वेदांत की चिंता से भरी आवाज़ आई, एंग्री बर्ड, अगर तुम ठीक नहीं हो तो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। उसकी बात सुनते ही आरोही बोली, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं जल्दी ही वहाँ पहुँचती हूँ। वेदांत ने कहा, ठीक है। फ़ोन काटने के बाद आरोही ने किसी और बात की परवाह नहीं की। वो जल्दी से बाथरूम में गई और तैयार होकर शूटिंग के लिए निकल गई। वो खुद को कोस रही थी कि अलार्म लगाकर नहीं सोई थी। अगर इस तरह से वो लेट जाती रहेगी तो उसका इम्प्रेशन सबके ऊपर अच्छा नहीं होगा और जिस वजह से उसे आगे जाकर मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर एक एक्टर में सबसे पहले यही देखता है कि उसमें डिसिप्लिन है या नहीं। पहले भी वो एक हफ्ते से शूटिंग नहीं गई हुई थी और अब भी लापरवाही दिखा रही थी। वहीं वेदांत के पास अव्यंश भी खड़ा हुआ था। जब वेदांत ने फ़ोन काट दिया तो अव्यंश ने उससे पूछा, क्या हुआ, क्या वो ठीक है? वेदांत ने आंखें छोटी करके अव्यांश को देखा और पूछा, आपको उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है? अव्यांश का मन कर रहा था कि वो जोर जोर से चिल्लाकर वेदांत को बता दे कि जिसके ऊपर वो ट्राई करने की कोशिश कर रहा है वो उसके भाई की पत्नी है और वो इंसान कल उसे जिंदा निगलने वाला ही था। अगर वो रुका नहीं तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो उसे कुछ भी खुद ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि आदित्य की परमिशन के बिना उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में वो किसी को भी कुछ भी नहीं बता सकता था। और ऊपर से आरोही एक्टिंग फील्ड में थी। अगर उसकी बात किसी ने गलती से भी सुन ली तो फिर उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जहाँ तक उसे पता था आरोही की शादी के बारे में अभी तक यहाँ किसी को भी नहीं पता था। उसने फिर मन ही मन कहा, क्या आदित्य रात को आरोही के पास था? हाँ, ऐसा ही हो सकता है। वो दोनों एक साथ होंगे। बेशक वो उसे पहले पसंद नहीं करता था, लेकिन कल मुझे उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो वेदांत से जल रहा था और ये बात अब उसे समझानी होगी कि आरोही अब उसकी पत्नी है। वो कुछ देर इसी सोच में डूबा रहा कि उसे अचानक से वेदांत की आवाज़ सुनाई दी, अरे एंग्री बर्ड, तुम आ गई। वेदांत जल्दी से आरोही को देखकर उसकी तरफ गया। अव्यांश ने आरोही को देखा तो उसे वह थोड़ी अलग लगी। उसका चेहरा सूजा हुआ था और उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे।
देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा रोई थी। ये सोचकर अव्यांश का दिल थोड़ा सा कठोर हो गया। उसने मन ही मन आदित्य को गाली देते हुए कहा, आदित्य, तुमने आरोही के साथ क्या किया है? वो समझ गया था कि उसने उनके बीच जरूर कुछ ऐसा हुआ था जो नहीं होना चाहिए था। उसने जल्दी से आदित्य को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन निकाला, लेकिन आदित्य ने उसका कॉल नहीं उठाया। बार बार कॉल करने पर भी जब आदित्य ने अव्यांश का फ़ोन नहीं उठाया तो अव्यांश ने धीरे से कहा, आखिर वो चला कहाँ गया? कहीं वो वापस मुंबई तो नहीं चला गया? वो आरोही से इस बारे में पूछना चाहता था, लेकिन इस वक्त ये सब पूछना ठीक नहीं होगा। उसे सही वक्त देखकर आरोही से ये सब पूछना होगा। उसने देखा कि वेदांत आरोही के पास पहुंच गया और वो फिर से उसके साथ बकवास करना शुरू कर दिया है। अमीरा और आरोही एक साथ खड़े हुए थे और आरोही अमीरा से कुछ पूछ रही थी। तभी वेदांत ने उससे कहा, एंग्री बर्ड, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है तुम्हें किसी ने पीटा है। क्या सच में तुम्हें किसी ने पीटा है? अगर ऐसा है तो फिर तुम मुझे बताओ, मैं पीट पीट कर उसका खाल निकाल दूंगा। आरोही ने उसकी बात को इग्नोर किया और अमीरा हंसते हुए बोली, अरे ये तो आप अपनी फिल्म का डायलॉग बोल रहे हैं, पीट पीट कर खाल निकाल दूंगा। ये कहकर वो हंसने लगी। वेदांत ने उसे घूर कर देखा तो वो चुप हो गई। उसने फिर से आरोही की तरफ देखा और कहा, देखो ये फिल्म का डायलॉग जरूर है, लेकिन ये मेरे दिल से निकली हुई बातें हैं। एंग्री बर्ड, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम बहुत ज़्यादा रोई हो? क्या तुम किसी बात को लेकर परेशान हो? क्या कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। आरोही ने परेशान होकर उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ मुझे एक प्रॉब्लम है। वेदांत के कान खड़े हो गए। उसने पूछा, क्या सच में? मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। आरोही ने अपनी उंगली उठाई और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम हो मेरी प्रॉब्लम। अगर तुम मुझसे बात करना बंद कर दोगे तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वेदांत का चेहरा बिगड़ गया। उसने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, एंग्री बर्ड, तुम इतना एंग्री क्यों रहती हो हमेशा? देखा, तभी तुम्हारे फेस खराब हो गया है। प्लीज़ थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करो। अगर तुम जिंदगी भर इस तरह से रहोगी तो तुम्हारे साथ कोई भी शादी नहीं करेगा। शादी? ये सब सुनकर आरोही अंदर तक हिल गई। जो भी रात को हुआ वो उसे भूल नहीं पा रही थी। पता नहीं आदित्य क्या फैसला लेगा उनके डिवोर्स की बात को लेकर। वो डरी हुई थी। शादी करते वक्त उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी आदित्य से तलाक के लिए कहेगी, लेकिन अब उसके साथ नहीं रह सकती। उस इंसान के साथ रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और वो इंसान आपसे नफरत करता है। वो अपने ख्यालों से तब बाहर आई जब वेदांत ने उसके सामने चुटकी बजाई और कहा, एंग्री बर्ड, तुम हमेशा ख्यालों में क्यों चली जाती हो? आरोही उसके साथ बकवास नहीं करना चाहती थी तो एक्सक्यूज मी बोलकर वहाँ से निकल गई। वेदांत ने उसे जाते हुए देखा और गहरी सांस ली। वो बोला, एंग्री बर्ड, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हमेशा इतनी खोई खोई क्यों रहती हो? न किसी के साथ बात करती हो और न ही किसी से कुछ शेयर करती हो। आरोही के चेहरे की वजह से उसके सारे शॉट्स आज नहीं हो पाए। शाम के वक्त उसे जल्दी होटल में आराम करने के लिए डायरेक्टर ने भेज दिया। जैसे ही उसने वहां जाने के लिए टैक्सी बुलाई, उसके आगे एक कार खड़ी हो गई। आरोही ने जब उस इंसान का चेहरा नहीं देखा तब तक उसने कार का शीशा नीचे नहीं किया। वो अव्यंश था और आरोही ने थोड़ी हैरानी भरी आवाज में कहा, आप? अव्यंश बोला, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या आप कार में बैठ सकती हैं? आरोही ने आसपास देखा और वो कार में बैठ गई। अव्यंश ने गाड़ी स्टार्ट की और कुछ दूर जाने के बाद उससे पूछा, आदित्य कहाँ है? आरोही ने बार बार पलकें झपकाई और अव्यंश के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, आदित्य, मुझे नहीं पता, क्या वो आपके साथ नहीं है? अव्यंश ने नाम में अपनी गर्दन हिला दी और कहा, नहीं, वो कल रात से ही पता नहीं कहाँ चला गया था। मुझे लगा वो तुम्हारे पास ही होगा। आरोही बोली, कल रात वो आए थे, लेकिन वो कल रात को ही मेरे रूम से बाहर चले गए थे। आरोही थोड़ी परेशान हो गई। उसने फिर सोचते हुए अव्यंश से कहा, हो सकता है वो मुंबई चले गए होंगे। अव्यंश बोला, नहीं, मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था कि वो मुंबई में है, लेकिन मैंने उसके असिस्टेंट को कॉल किया तो वो बताया कि वो अभी तक मुंबई नहीं आया है।
आरोही का चेहरा डार्क हो गया। तभी अव्यांश ने उससे सवाल किया, क्या तुम दोनों के बीच रात में कुछ हुआ था? मेरा मतलब कुछ ऐसी बात जिसके वजह से आदित्य गुस्सा हो गया हो। उसकी बात सुनकर आरोही चुप हो गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। जो भी बातें उसके और आदित्य के बीच हुई थी, शुरू से लेकर आखिर तक उसने सब बातें याद थी। अव्यांश को ये सब बताते हुए उसे झिझक हो रही थी। अव्यांश ने जब देखा कि वो कुछ नहीं बोल रही है तो उसने उससे कहा, देखिए, मुझे आप दोनों के बीच की पर्सनल बातें जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे बता देंगी तो हो सकता है कि मुझे आदित्य को ढूंढने में मदद मिले। आरोही डर के मारे अपने हाथ से खेल रही थी। वो पहले अव्यांश को कुछ नहीं बताना चाहती थी, लेकिन यह बात आदित्य की थी। उसका कुछ अता पता नहीं था कल से। उसने एक गहरी सांस ली और फिर बिना अव्यांश की तरफ देखे कहा, मैंने उससे तलाक मांगा। जैसे ही आरोही ने अपनी बात पूरी की, अव्यांश ने एकदम से गाड़ी रोक दी। उसने हैरानी से आरोही को देखा और कहा, क्या आप सच कह रही हैं? आरोही ने बिना उसकी तरफ देखे अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। अव्यांश ने गहरी सांस ली और फिर आरोही से कोई और सवाल नहीं पूछा। वो यही सोच रहा था कि आखिर आदित्य गया तो गया कहाँ होगा। उसने आरोही को होटल के बाहर तक छोड़ा और उसके बाद आदित्य को ढूंढने के लिए निकल गया। चलते हुए अचानक से उसे कुछ याद आया और उसने अपनी गाड़ी मोड़ दी। उसे उसे उस बार का याद आया जहां रात को बैठकर उन्होंने शराब पी थी। जैसे ही वो उस प्राइवेट एरिया में गया जहां आदित्य कल था, उसने वहां आदित्य को बैठे हुए देखा। अव्यांश ने एक गहरी सांस ली। उसने पहले क्यों नहीं सोचा कि वो यहीं हो सकता है। उसने देखा कि उसके आगे शराब की खाली बोतलें पड़ी हुई हैं। उसके चेहरे को देखकर अभी भी नहीं लग रहा था कि इस इंसान ने इतनी ज़्यादा शराब पी रखी है। अव्यांश ने देखा कि लास्ट बोतल भी खाली हो चुकी थी। तब उसके पास एक वेटर आया। आदित्य ने उसे फिर से शराब लाने के लिए कहा। वेटर शराब की आधी बोतल लेकर आया, क्योंकि सारी बोतल एक साथ नहीं उठा सकता था। जब वो वापसी में आया तो आदित्य के लिए भरी हुई बोतल लाई। टेबल से खाली बोतलें उठाकर वो वापस चला गया। अव्यांश ने मन ही मन कहा, पता नहीं ये आदमी कल से कितनी शराब पी चुका है। समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये आरोही को पसंद नहीं करता तो उसके तलाक मांगने पर ये इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, जैसे सालों का बिछड़ा हुआ मजनू हो। एक गहरी सांस लेने के बाद उसने आदित्य की तरफ बढ़ते हुए बोतल छीन ली। आदित्य ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, मुझे वापस दो। अव्यांश बोला, नहीं, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम कितनी बोतल पी चुके हो? क्या तुम्हें होश भी है? इससे पहले कि आदित्य कुछ बोल पाता, उसका मन अजीब सा हुआ, जैसे उसे उल्टी आने वाली हो। वो वहां से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो उठ भी नहीं पाया, क्योंकि वो कल रात से इतनी शराब पी चुका था कि अपने आप को संभालने लायक नहीं बचा था। अव्यांश ने उसे उठने में मदद की और पूछा, क्या तुम वॉशरूम जाना चाहते हो? आदित्य ने धीरे से अपनी गर्दन हिला दी। क्या होगा आगे? आखिर क्या असर होगा आरोही के इस स्टेटमेंट का आदित्य के ऊपर? क्या वो तलाक देने के लिए मान जाएगा या फिर उनकी जिंदगी कुछ और मोड़ लाने वाली थी? आइए जानते हैं। अव्यांश बड़ी मुश्किल से आदित्य को होटल वापस लाया। ये वही होटल था जहां पर आरोही भी रुकी हुई थी, बल्कि फिल्म का जितना भी स्टाफ था वो यहीं इसी होटल में रुका हुआ था। अव्यांश के पास एक पूरा स्वीट्स था, जो जब वो आदित्य को अपने कमरे में लाया तो उसने उसके सोफे पर पटक दिया। वो सच में बहुत भारी था। अव्यांश उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। वहीं आरोही अभी तक परेशान थी। वो इधर उधर अपने कमरे में टहल रही थी। आदित्य का कुछ पता लगा या नहीं, उसे नहीं पता था। उसके पास तो ना आदित्य का नंबर था और ना ही अव्यांश का। आरोही ने मन ही मन कहा, मुझे अव्यांश का नंबर ले लेना चाहिए था। तभी उसे कुछ याद आया और उसने अपनी कॉल हिस्ट्री में वेदांत का नंबर निकाला। वेदांत ने आज उसे कॉल की थी। सोचते हुए आरोही ने वेदांत का नंबर डायल कर दिया। वेदांत ने 1 सेकंड भी नहीं लगाया फ़ोन उठाने में। लगता है वो फ़ोन के पास ही बैठा हुआ था। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया तुरंत बोला, अरे एंग्री बर्ड, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? कोई मुझे चूंटी काटो।
मुझे तुमसे आज तुमने मुझे आज कॉल किया, सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन तुमने मुझे कॉल क्यों किया? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? कहीं कोई तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? कहीं तुम्हारे कमरे के ऊपर किसी ने अटैक तो नहीं कर दिया? हाँ, ऐसा ही हो सकता है। तुम बहुत सुंदर हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है? मुझे बताओ जल्दी, मैं तुम्हारे कमरे की तरफ आ रहा हूँ। आरोही को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने इस पागल इंसान को क्यों कॉल कर दिया। ये इंसान है या बवाल, एक बार बोलने के बाद चुप ही नहीं होता। आरोही ने जल्दी से उसे मना किया, नहीं, तुम्हें कहीं आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें इसीलिए कॉल किया था कि मुझे अव्यांश का नंबर चाहिए। वो सीधे सीधे आदित्य का नंबर उससे नहीं मांग सकती थी, इसीलिए उसने अव्यांश का नंबर मांगा ताकि वो उसे फ़ोन करके पूछ सके कि आदित्य उसे मिला या नहीं। जैसे ही वेदांत ने उसकी बात सुनी, उसका गुस्सा फूट पड़ा। एंग्री बर्ड, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मुझसे एक दूसरे आदमी का नंबर मांग रही हो। आखिर तुम्हें उस अव्यांश में पसंद क्या आया? वो तुमसे काफ़ी बड़ा है और मुझे देखो, मैं तुम्हारी ही एज का हूँ। हम दोनों की जोड़ी फिट रहेगी और हम दोनों एक ही फील्ड में हैं। अव्यांश तो बिजनेसमैन है। प्लीज़ एंग्री बर्ड, अब ये मत कहना कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है, वरना मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगा। आरोही ने अपना सिर पकड़ लिया। वो कैसे इस इंसान को समझाए? उसने कहा, वेदांत, मुझे उसका नंबर किसी जरूरी काम से चाहिए और जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे वो पसंद नहीं है, मैं उसे अपना भाई मानती हूँ। वेदांत का चेहरा थोड़ा नॉर्मल हुआ और उसने पूछा, ओ अच्छा, लेकिन तुम्हें क्या काम है उससे? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आरोही परेशान हो गई थी। उसने लास्ट बार उससे पूछा, अगर तुम दे रहे हो तो ठीक है, वरना मैं फ़ोन कट कर रही हूँ। नहीं नहीं, ठीक है, मैं दे रहा हूँ, फ़ोन काटने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं तुम्हारे नाक पर हर समय गुस्सा क्यों चढ़ा रहता है। क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम एकदम नकचड़ी हो? ये कहते हुए वेदांत ने अपने फ़ोन में अव्यांश का नंबर ढूंढा और उसे दे दिया। आरोही ने तुरंत उसके बाद फ़ोन कट कर दिया। वेदांत ने अपना फ़ोन घुमाया और धीरे धीरे से कहा, एंग्री बर्ड, आखिर तुम क्या चीज़ हो? आरोही ने पहले अव्यांश के नंबर को काफ़ी देर तक देखा और फिर मन ही मन कहा, मुझे डायल करना चाहिए। क्या उसने आदित्य को ढूंढ लिया होगा या नहीं? कहीं आदित्य को कुछ हो तो नहीं गया? ये ख्याल जैसे उसके दिमाग में आया, उसने जल्दी से अव्यांश का नंबर डायल कर दिया। उधर अननोन नंबर को देखकर अव्यांश कॉल काटने ही वाला था कि उसने कुछ सोचकर कॉल उठा लिया। हेलो अव्यांश, मैं आरोही। अव्यांश ने एक नज़र अपने सामने बैठे शराबी को देखा और फिर फ़ोन पर कहा, हाँ बोलो, क्या आपको आदित्य का कुछ पता चला? क्या वो मिल गया? आरोही ने घबराहट से पूछा। अव्यांश ने जवाब दिया, हाँ वो मिल गया है। आरोही को राहत मिली। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं यही पूछना चाहती थी। ये कहकर वो फ़ोन काटने ही वाली थी कि सामने से अव्यांश ने जल्दी से कहा, लेकिन वो कुछ नहीं खा रहा है, इसे बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही है और इसे होश भी नहीं है। ये कल रात से बस शराब ही पी रहा था और उसने अपनी हालत बहुत ख़राब कर ली है। जैसे ही आरोही ने सुना, उसके हाथ से फ़ोन की पकड़ मजबूत हो गई। उसने धीरे से कहा, क्या आप उसके लिए सूप बना देंगे? उसमें केला, दही, पालक, तरबूज, ओट्स, एवोकाडो डाल दीजिएगा। ये हैंगओवर के लिए काफ़ी अच्छा होता है और उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है, तो इसके लिए ये हेल्थ के लिए भी काफ़ी ठीक होगा। अव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, लेकिन मुझे तो बनाना नहीं आता और ऊपर से यहाँ इनमें से कोई सामान भी नहीं है, क्योंकि मैं तो होटल में ही खाना खाने के लिए मंगवाता हूँ। आरोही ने होठ बीच लिए। वो कुछ सोच रही थी कि अव्यांश ने कहा, आरोही, क्या तुम यहाँ आ सकती हो? जैसे आरोही ने उसकी बात सुनी, उसे कल रात वाला इंसिडेंट याद आ गया। वो दोबारा से आदित्य का फेस नहीं देखना चाहती थी। जिस तरह से वो कल यहाँ से गुस्से में गया था, उसके बाद उसे उसका सामना करने में डर लग रहा था। तभी उसे अव्यांश की आवाज़ दोबारा से सुनाई दी, तुम यहाँ आ जाओ, मैं ये सामान लेकर आता हूँ। देखो, आदित्य की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर उसे जल्दी से जल्दी कुछ खाने के लिए नहीं दिया गया तो उसका पेट खराब हो सकता है।
आरोही जाना नहीं चाहती थी, लेकिन आदित्य की हालत के बारे में सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं आ रही हूँ, मुझे अपना रूम नंबर बता दीजिए। आरोही जानती थी कि अव्यांश इसी होटल में रुका हुआ है, इसीलिए जब अव्यांश ने उसे रूम नंबर बताया तो वो लिफ्ट से होकर उसके रूम तक पहुंच गई। काफ़ी देर तक वो रूम के बाहर खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अंदर जाए। अगर वो अंदर जाएगी और आदित्य उसे देखकर कैसे रिएक्ट करेगा। काफ़ी देर खड़े रहने के बाद उसका अपना हाथ बेल बजाने के लिए उठाया ही था कि उसे अव्यांश की आवाज़ सुनाई दी, आरोही तुम आ गई। आरोही ने देखा कि अव्यांश अपने हाथ में बहुत सारा सामान लेकर वहाँ खड़ा था। अव्यांश ने अपना सामान ऊपर उठाते हुए कहा, देखो मैं ये लाया हूँ, अब जल्दी से चलो। वो दोनों अंदर आए तो आरोही की नज़र सोफे पर बैठे आदित्य पर गई तो उसकी आंखें छोटी हो गई। वो बहुत ज़्यादा नशे में लग रहा था और उसने अपना चेहरा सोफे के पीछे किया हुआ था। उसकी आंखें बंद थी और उसने वही सूट पहना हुआ था जो कल रात पहनकर वो उसके पास से गया था। मतलब अव्यांश सही कह रहा था, उसकी हालत बहुत बुरी थी। वो उसे तब तक देखती रही जब तक उसे अव्यांश की आवाज़ नहीं सुनाई दी। मैं सामान किचन में रख देता हूँ और जब तुम्हारा मन आदित्य को देखकर भर जाए तो तुम भी आ जाना। आरोही ने एकदम से उसे देखा। उसकी तरफ देखकर वो मुस्कुरा रहा था। आरोही के गाल थोड़े लाल हो गए। उसने कहा, मैं जल्दी से बना देती हूँ। किचन में जाकर उसने जल्दी से पानी गर्म किया और अपनी माँ की रेसिपी से सूप बनाया। उसकी माँ एक नर्स थी और उन्हें काफ़ी सारी होममेड रेसिपी आती थी जो बीमारियों में राहत दे सकती थी। आरोही ने अपनी माँ से ये सब सीखा हुआ था। जब सूप बनाकर रेडी था तो आरोही ने उसे बाउल में डाल दिया। तो उसने अव्यांश को बुलाया और उनसे कहा, आप उन्हें पिला दीजिए। अव्यांश ने अपने दोनों हाथ बांध लिए और कहा, वो मेरा पति नहीं है, तुम्हें ही उसे पिलाना चाहिए। आरोही ने अपने होठ काटे और कहा, नहीं, वो मेरे हाथों से नहीं पिएंगे। अव्यांश ने लाचारी से अपनी गर्दन हिला दी और उसे सूप का कटोरा उठाया और बाहर आ गया। उसने आदित्य को आवाज़ लगाई, आदित्य उठो, देखो तुम्हारे लिए सूप बनाया है, तुम्हें इसे पी लेना चाहिए। लेकिन ऐसा लगा जैसे आदित्य ने उसकी आवाज़ सुनी ही नहीं हो। वो बेसुध वैसे ही सोफे पर लेटा हुआ था। आरोही भी तब तक बाहर आ गई थी। उसने उससे देखा कि आदित्य किसी तरह का मूवमेंट नहीं कर रहा है तो वो भी थोड़ा परेशान हो गई। अव्यांश ने उसकी तरफ देखा और सूप का कटोरा उसे पकड़ते हुए कहा, मैं उसे पकड़ता हूँ, तुम उसके मुंह में ये सूप डालना। आरोही भी राजी हो गई। इस वक्त आदित्य को सूप पिलाना बहुत ज़्यादा जरूरी था। वो आदित्य के पास बैठ गई और दूसरी तरफ अव्यांश ने उसका सिर पकड़कर सीधा किया। इस बार एकदम से आदित्य ने आंखें खोली और जब उसने देखा कि अव्यांश ने उसे किस तरह से पकड़ा हुआ है तो उसकी आंखें गहरी हो गई। अव्यांश का दिल भी एकदम से घबरा गया। उसने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हें बस सूप पिलाने की कोशिश कर रहा था, उधर देखो। आदित्य ने अपनी गर्दन घुमाई तो उसने देखा कि आरोही वहां बैठी हुई थी। उसे देखकर उसका चेहरा पहले से और भी ज़्यादा डार्क हो गया। उसने अपना मुंह आरोही को कुछ कहने के लिए खोला ही था कि आरोही ने एकदम से एक चम्मच उसके मुंह में सूप डाल दिया। सूप का स्वाद जैसे ही आदित्य के मुंह में गया उसका चेहरा अजीब हो गया। वो फिर कुछ बोलने ही वाला था कि आरोही ने दोबारा से उसके मुंह में सूप डाल दिया। अव्यांश को हंसी आ गई। उसे अब आदित्य को पकड़ने की जरूरत नहीं थी। वो जल्दी से खड़ा हुआ और दूसरे सोफे पर बैठ गया और उन दोनों को देखने लगा। जैसे ही आदित्य कुछ बोलने की कोशिश करता, आरोही उसके मुंह में सूप डाल देती। उसने बहुत ज़्यादा पी रखी थी। ये बहुत ही रेयर चांसेस थे कि उसे अभी की बातें कल तक याद रहेंगी। इसीलिए उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और उनमें से उन दोनों की कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की। आरोही उसके चेहरे की तरफ नहीं देख रही थी वो, और वहीं आदित्य की नज़र सिर्फ उसी के चेहरे पर थी। अब उसने कुछ नहीं कहा और आराम से सारा सूप पी लिया। आरोही ने भी चैन की सांस ली। जैसे ही वो वहां से खड़ी होने की हुई, आदित्य ने उसकी बाजू पकड़ ली और कहा, कहाँ जा रही हो? आरोही को हैरानी हुई। उसे नहीं लगा था कि आदित्य उसे इस तरह से सवाल पूछेगा। उसके हाथ से सूप का कटोरा था, किचन के अलावा कहाँ जा सकती थी? आरोही ने धीरे से जवाब दिया, ये किचन में रखना है। आदित्य ने एक नज़र अव्यांश को दिखाई, जैसे वो कह रहा हो कि ये रख कर आओ।
अव्यांश उसे गाली देना चाहता था। एक तो वो उसे बार से यहाँ तक लेकर आया और उसके लिए सूप भी बनवाया, और ऊपर से वो कह रहा है कि उसका खाया हुआ बर्तन किचन में रख कर आए। लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो जल्दी से खड़ा हुआ और उसने आरोही के हाथ से कटोरा ले लिया। आरोही ने भी दे दिया, क्योंकि वो अभी आदित्य को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। आदित्य ने खींचकर उसे अपने पास बैठा लिया, और जैसे ही उन दोनों के चेहरे करीब आए, आरोही को इतनी शराब की गंध आई कि उसने अपनी नाक सिकुड़ ली और उसे छींक आ गई। आदित्य ने देखा कि उसकी सांस फूलने लगी है। आदित्य ने अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत कर ली। क्या हुआ? क्या तुम्हें अब मेरे नजदीक रहने से भी नफरत है? आरोही ने डरते हुए जवाब दिया। नहीं, आपने बहुत ज़्यादा शराब पी हुई है और जिसकी वजह से मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है। ज़्यादा अल्कोहल की स्मेल में मुझे सांस नहीं आती। ये बात सच थी। सिर्फ बात शराब की नहीं थी, बल्कि किसी भी चीज़ की स्ट्रॉन्ग स्मेल आरोही को असहज कर देती थी। लेकिन यहाँ वो आदित्य से भी डरी हुई थी, इसीलिए वो घबराहट के कारण भी सांस नहीं ले पा रही थी। एकदम से आदित्य ने उसे छोड़ दिया और खड़ा होते हुए बोला, ठीक है, मेरी पहले नहाने में मदद करो। आरोही की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा, मैं? वो कुछ बोल नहीं पा रही थी कि आदित्य ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, हाँ तुम। आरोही कुछ नहीं कर पाई। उसने भी अपना हाथ आदित्य के हाथों में दे दिया और वे दोनों वहां से एक कमरे में चले गए। अव्यांश किचन से ये सब देख रहा था और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उसने उन दोनों को जाते हुए देखा और फिर अपने सामने उनके कमरे का दरवाजा बंद होते हुए देखा। उसके बाद वो आराम से सोफे पर बैठ गया और गहरी सांस लेते हुए बोला, चलो ठीक है, बहुत अच्छा काम किया आज मैंने। अपने आप को शाबाशी देते हुए उसने अपना फ़ोन निकाल लिया और वहीं अंदर आदित्य सीधा बाथरूम में चला गया। आरोही अभी तक वहीं बाहर खड़ी हुई थी और बाथरूम को देख रही थी। वो वहां नहीं जाना चाहती थी, वो डर रही थी। तभी उसने देखा कि आदित्य बाथरूम से बाहर आ गया है और आरोही को घूरते हुए उसने कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? इससे पहले कि वो फिर से पागल जानवर में बदल जाए, वो जल्दी से उसके साथ अंदर चली गई। अंदर जाते ही आदित्य ने कहा, मेरे कपड़े खोलने में मदद करो। आरोही ने अपने होठ बीच लिए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। उसका चेहरा रोने वाला हो गया था। आदित्य बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया ताकि आरोही उसके कपड़े आसानी से खोल सके। किसी अच्छी बच्चे की तरह वो उसे देख रहा था। आरोही ने पहले उसकी शर्ट के बटन खोले और जब उसके सामने उसकी मैस्कुलिन चेस्ट आ गई तो उसने अपनी नज़र चुरा ली। आरोही का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। उसे इसी तरह से खड़ा हुआ देखकर उसने मन ही मन सोचा, क्या अब वो उससे अपनी पैंट भी खुलवाना चाहता है? आरोही ने हिम्मत की और आदित्य से कहा, अब आप खुद ही नहा लीजिए, मैं बाहर हूँ। ये कहकर वो जैसे ही वहाँ से जाने लगी, आदित्य ने उसकी बाजू पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींच लिया। नहीं, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा। आरोही ने घबराहट में अपनी मुट्ठी कस ली। उसके चेहरे का रंग लाल से सफ़ेद हो चुका था। आदित्य ने उसके चेहरे को देखा और एकदम से उसे छोड़ दिया। बाहर जाओ, थोड़ा गुस्से से उसने कहा और आरोही भी मौका देखकर जल्दी से बाहर आ गई। बाहर आकर आरोही ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, बच गई। पता नहीं ये आदित्य का कौन सा रूप है। शायद शराब पीने के कारण उनका दिमाग घूम गया है। क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए? नहीं, अगर मैं यहाँ से चली गई तो आदित्य को गुस्सा आ गया तो फिर मेरे लिए नई मुसीबत हो जाएगी। वो वहीं बैठकर आदित्य का इंतजार करने लगी। उसे नींद आ रही थी और वो सोफे पर बैठे बैठे झपकी लेने लगी। कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। जब आदित्य आखिरकार वापस आया तो उसने देखा कि आरोही सोफे पर ही सो रही है। बहुत प्यारी लग रही थी। 1 मिनट तक उसे देखने के बाद आदित्य जल्दी से उसके पास आया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। आरोही का चेहरा उसकी चेस्ट पर छुपा हुआ था और उसके होठ उसकी चेस्ट से टच कर रहे थे। जब आदित्य ने आरोही को बिस्तर पर लेटाया तो उसकी चेस्ट पर आरोही के लिपस्टिक का निशान बन गया, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। शीशे के पास से गुजरते हुए आदित्य की नज़र शीशे पर गई और उसने उस निशान को देखा।
आदित्य ने ऊपर कुछ भी नहीं पहना हुआ था और नीचे उसने एक पैजामा पहना हुआ था। अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया और वो आरोही के पास गया। उसके पास जाकर उसने उसका चेहरा अपने करीब किया और उसके कान में कहा, आफत उठो, क्या तुम सो गई हो? आरोही सपने में भी उसे पहचान सकती थी, उसकी आवाज़ को। जैसे ही उसे आदित्य की आवाज़ सुनाई दी, उसने एकदम से आंखें खोली और सामने आदित्य को देखा। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और अपनी चेस्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा, ऐसा निशान दो मुझे यहाँ सब जगह। आरोही की आंखें बड़ी हो गई। उसने उस लिपस्टिक के निशान को देखा और फिर अपने आप को बिस्तर पर देखा। उसने मन ही मन सोचा, क्या वो मुझे उठाकर लाया था? आदित्य ने फिर से उसकी तरफ इशारा किया और कहा, जल्दी से मेरे पूरे चेस्ट पर ऐसे निशान दो। आदित्य को पता नहीं क्यों वो निशान देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था और वहीं आरोही सख्त नज़रों से उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आदित्य को क्या हो गया है। क्या उसका दिमाग घूम गया है या फिर शराब पीने की वजह से उसका सिर कहीं लग गया था, जिसकी वजह से उसका दिमाग सही तरह से काम नहीं कर रहा था। ये देख कर कि आरोही उसकी बात नहीं मान रही है, आदित्य ने थोड़ी कठोर आवाज़ में कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या जो मैंने कहा? उसकी इस आवाज़ से आरोही कांप उठी और बिना कुछ बोले उसे वो करना पड़ा जो आदित्य ने कहा। उसकी पूरी चेस्ट पर, यहाँ तक कि पेट पर भी आदित्य ने उसे वैसे ही निशान दिलवाए। उसका मन करता तो पूरी बॉडी पर वैसे ही निशान बनवा लेता, लेकिन आरोही की लिपस्टिक भी अब जो उसने अपने होठों पर लगाई हुई थी, उसके सीने और पेट पर निशान देने के बाद से मिट गई थी। वो सीधा लेटा हुआ उसके मजे ले रहा था और कुछ देर बाद इसी तरह से सो गया। आरोही उसे काफ़ी देर तक घूरती रही और जब उसे एहसास हो गया कि वो सो गया है तो वो धीरे से कमरे से बाहर निकल गई। उसने देखा कि अव्यांश भी सोफे पर सो गया है। उसने उसे नहीं जगाया और धीरे कदमों से वहाँ से बाहर आ गई। सुबह लगभग 10 बजे आदित्य की नींद खुली। उसने देखा कि वो रूम में था। वो खड़ा हुआ और याद करने की कोशिश करने लगा। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसे बस याद था कि वो बार में पीने के लिए गया था और उसने लगातार इतनी शराब पी थी कि उसे कुछ भी होश नहीं था। उसने मन ही मन में उसने सोचा, शायद अव्यांश मुझे यहाँ लेकर आया होगा। वो बाथरूम में जाने के लिए शीशे के पास से गुजरा तो अचानक से उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया और गुस्से में वो कमरे से बाहर निकल गया। उसने देखा कि लिविंग रूम में अव्यांश आराम से सोफे पर लेटा हुआ था। उसने जाकर उसकी कॉलर को पकड़ लिया और जान से मारने की धमकी भरे लहजे में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में किसी लड़की को भेजने की? दोस्तों, कहानी का आगे का पार्ट कल आएगा। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, हाइप का बटन ज़रूर दबाइएगा और आगे के पार्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल।